नमस्कार, न्यूक्लियस एकेडमी ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 6 और हमारा टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, इसको समझने से पहले हम सिंपल समझेंगे कि पेंडुलम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमको जो पेंडुलम लेना है वो किसी क्लॉक का नहीं लेना है, वो एक स्ट्रिंग के साथ रहेगा। मान लीजिए मेरे हाथ में जो है वो एक पेंडुलम है, मेरे हाथ में जो है एक पेंडुलम है। यहाँ पे एक पॉइंट मास लेना पड़ता है जिसे हम बॉब कहते हैं, लेकिन मैंने बॉब की जगह यहाँ पे नटबोल्ट यूज़ किया है। ये बोल्ट है यहाँ पे। बॉब बोले तो एक आयरन बॉल होता है छोटा सा, उसका बॉब कहते हैं। उसको एक एंड पे स्ट्रिंग के साथ बांधना पड़ता है। स्ट्रिंग कौन सी लेंगे, जो इनएक्सटेंसिबल हो, मासलेस हो और फ्लेक्सिबल हो, इस तरीके से स्ट्रिंग अपने को लेना है। उस स्ट्रिंग के एक एंड के साथ उस पॉइंट मास को, टाइनी पॉइंट मास को यानी बॉब को बांधना है और रिजिड दूसरा एंड जो है रिजिड सपोर्ट के साथ उसको लटकाना है, ठीक है, सस्पेंडेड करना है। तो उसे कहेंगे पेंडुलम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पेंडुलम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सिंगल वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सिंगल वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ये सिंगल वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये कौन से प्रकार का पेंडुलम होगा, इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं, सिंगल पेंडुलम। जो पेंडुलम सिंगल वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करते रहता है उस पेंडुलम को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। भाई अगर सिंपल पेंडुलम है तो इसकी डायग्राम क्या है, तो ये इस तरीके से मैंने उसकी डायग्राम निकाली। ये क्या है, आप देखोगे यहाँ पे ए इज अ रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग है जो मैंने दिखाई है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, पॉइंट मास बॉब छोटा सा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, बॉब जब मोशन नहीं कर रहा था तब इस तरीके से था। अब ये क्या कर रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से और इसको इस स्ट्रिंग को यहाँ पे दिखाया मैंने। कोई भी एक पोजीशन कंसीडर करना पड़ेगा। इस तरीके से ये मोशन कर रहा है, ये क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम। क्या हो गया, ये सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम। अब इसी इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए ये जो बॉब है ये सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये बॉब क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब कर रही है, दैट इज द कोन। स्ट्रिंग एक कोन जैसा डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये बहुत फास्ट में अगर मोशन करता तो आपको ये स्ट्रिंग एक कोन जैसी ही नजर आती, लेकिन स्लो मोशन में ये एकदम परफेक्टली कोन नजर नहीं आता, लेकिन कोन ही बनाता है। आप देखोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये घूमते समय क्या हो रहा है, इस स्ट्रिंग के ऊपर एक तनाव भी आ रहा है। जब ये घूमता है तो इस स्ट्रिंग के ऊपर तनाव भी आता है, एक टेंशन अप्लाई होता है, मतलब फोर्स, ठीक है, टेंशन एज अ फोर्स, ठीक है, ये भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ये देखिए, इसकी डायग्राम इस तरीके से बनेगी। ये फिर से वही रिजिड सपोर्ट, इस बार ये इस तरीके से घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर में, ठीक है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है सेंटर में, और ये बी, कोई भी एक पोजीशन आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे बी पोजीशन मैंने कंसीडर किया है, ये डॉटेड दिखा है और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दिखा है। ये स्ट्रिंग की एक पर्टिकुलर लेंथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेंथ रहेंगी सपोज एल, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये स्ट्रिंग की लेंथ रहेंगी एल, ठीक है। तो एल के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर एंगल पे ये रोटेट करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एंगल पे रोटेट करेंगे, पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करेंगे, ठीक है। एंगल रहेगा थीटा, पर्टिकुलर एंगल पे ये रोटेट करेंगे। ये एंगल कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कितने भी एंगल पे ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको उतने एंगल पे रोटेट करोगे तो ये कोनिकल पेंडुलम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बॉब अगर किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच है एक एंड पे और दूसरा एंड उसका रिजिड सपोर्ट के साथ है, और बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और स्ट्रिंग क्या डिस्क्राइब कर रही है, कोनिकल पेंडुलम, कोन डिस्क्राइब कर रही है स्ट्रिंग। तो अभी हमको देखना है यहाँ पे कि इसके कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, इसका वेलोसिटी क्या है जब ये घूमेगा, इसकी लीनियर स्पीड बोले तो लीनियर स्पीड क्या रहेंगी, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ों के बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें देखना है उसको पहले बाद में देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है। अगर आप देखोगे इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे ये बॉब जो है हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और ये घूमते 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 इस रिजिड सपोर्ट के लेवल में आ जाता है। सपोज ये रिजिड सपोर्ट के लेवल में आ जाता है, सपोज, ठीक है, ये ए था, ये रिजिड सपोर्ट के लेवल पे आ जाता है। तो क्या होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग इस लेवल में आ जाएंगी, इस लेवल, इसके लेवल में आ जाएंगी, ठीक है, रिजिड सपोर्ट के लेवल में आ जाएंगे। अब रिजिड सपोर्ट के अगर लेवल में आ जाती है तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा आप बताइए, ये टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे होगा आप बताइए।
टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ये पूरे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे सभी वर्टिकल फोर्सेस जो रहेंगे वो कैंसल हो जाएंगे। यहाँ पे सभी वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। तो ये कोई कोनिकल पेंडुलम नहीं हुआ। ठीक है, जब ये इसके लेवल में आ जाएगा तो क्या कोनिकल पेंडुलम रहेगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, तो वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके बारे में हमको नहीं देखना है ज़्यादा, बस ये एक था एक बुक में, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है भाई लीनियर स्पीड, एक निकालना है लीनियर स्पीड किसकी, इस बॉब की जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस कोनिकल पेंडुलम की लीनियर स्पीड हमको निकालनी है। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमको निकालना है यहाँ पे टाइम पीरियड, दूसरा क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तीसरा क्या निकालना है भाई, यहाँ पे निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर स्पीड इन द स्ट्रिंग। तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए, मैंने अपने दिमाग में रख लिया है। आप, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ना। अब देखिए, और मैं माफी चाहूंगा स्लिपिंग ऑफ टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि कब होता है मेरे से कभी कभी। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन यहाँ पे, लीनियर स्पीड निकालेंगे, लीनियर स्पीड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो क्या होगा भैया पे लीनियर स्पीड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जब बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इसके ऊपर कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे वेट mg, और ये कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वेट mg का डायरेक्शन कैसे रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये पहला फोर्स। दूसरा फोर्स कहाँ पे रहेगा भाई, दूसरा फोर्स रहेगा टेंशन। ठीक है, दूसरा फोर्स क्या रहेगा, टेंशन, जिसे मैं टी नॉट से शो करूंगा। मैं टेंशन को टी नॉट से इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि पीरियड भी टी से ही शो किया जाता है, कैपिटल टी से, और इसको भी कैपिटल टी से ही शो करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं टी नॉट से शो करूंगा। ठीक है, तो टेंशन ये कैसे रहेगा, अलोंग द स्ट्रिंग, वर्टिकल डायरेक्शन में तो रहेगा लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टेंशन को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। इस टेंशन को, क्योंकि इंक्लाइन पोजीशन में है और आपको पता है इंक्लाइन फोर्स अगर कभी भी लगता है तो उसको दो कंपोनेंट में हम रिजोल्व करते हैं। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, जैसे हम टी क्या नाम देना है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, और एक रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब हाँ एक बात ध्यान में रखिए, ये सर्कुलर मोशन का ये रेडियस भी रहेगा भाई। ठीक है, ये रेडियस भी रहेगा। ठीक है, सी से लेके बी तक का जो है वो रेडियस है। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, ये हाइट, ये इनिशियल पोजीशन जो थी उसे हमने हाइट दे दिया है h। अब देखेंगे भाई ये थीटा है, ये क्या रहेगा, ये भी थीटा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन देखिए, इनिशियल पोजीशन जो ये स्ट्रिंग थी और ये जो वर्टिकल है ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये कौन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन रहेगा, वो कॉस थीटा, तो टी नॉट कॉस थीटा बराबर है। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो कौन रहेगा भाई, वो रहेगा टी नॉट साइन थीटा। ये क्या रहेगा, टी नॉट साइन थीटा। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से कौन से फोर्स कैसे अप्लाई होते हैं, किस तरीके से कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं ना। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, क्या देखेंगे हम यहाँ पे, कौन किसको बैलेंस कर रहा है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है टी कॉस थीटा और mg, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वली मैग्नीट्यूड है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। टी कॉस थीटा एंड mg आर बैलेंसिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, टी नॉट कॉस थीटा, तो क्या इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे, अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशन बनेंगे हमारी टी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा भाई, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, ये क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये टी नॉट साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, और ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अप्लाई कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा यहाँ पे टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर या फिर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब
सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं लीनियर स्पीड, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके लीनियर स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं, डिवाइड 2/1। ठीक है, ये 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर अपॉन एम जी। एम एम देखो कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, या आर नीचे आ गया, और ये टी नॉट भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, देयरफॉर tan थीटा, क्या मिला यहाँ पे हमको, tan थीटा, दैट इज द वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। तो आपको क्वेश्चन तो कोई भी चीज के ऊपर पूछ सकते हैं, एक तो लीनियर स्पीड के ऊपर भी पूछ सकते हैं, तो एक तो टाइम पीरियड के ऊपर भी पूछ सकते हैं, या फिर टेंशन क्या रहेगा स्ट्रिंग के अंदर कोनिकल पेंडुलम के, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको तीनों एक्सप्रेशन आने चाहिए, उसके फॉर्मूले आने चाहिए, तो सारी चीजें हैं नीट में, जेडब्ल्यू में जो भी है वो न्यूमेरिकल्स आती ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया, बॉक्स नहीं बनाना था क्योंकि एक्सप्रेशन आया नहीं है। अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो एक्सप्रेशन आ चुका है, ऐसा मान सकते हैं, टाइम को उधर शिफ्ट करके। ठीक है, तो वी स्क्वायर, ये आर जी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, पहले लिख लेता हूँ मैं, वी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आर जी टैन थीटा, बराबर है। अब इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, तो ये हो गया आपका लीनियर स्पीड का एक्सप्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर स्पीड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो आपको अगर r की वैल्यू पता ही है, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल का रेडियस अगर पता है आपको, g की वैल्यू तो पता ही रहेंगी ऑब्वियसली, और एंगल आपको पता है, तो आप इसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी लीनियर स्पीड क्या रहेगी। अब देखते हैं कि भाई इसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, यानी इसको घूमने के लिए कितना समय लगेगा, एक रोटेशन लेने के लिए कितना समय लगेगा, लेकिन वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, वो तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब दिया रहेगा वो निकालेंगे, लेकिन अभी निकालना है उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या रहेगा वो निकालना है अपने को। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो सेकंड क्या देखना है आपने को, सेकंड देखना है आपने को टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, मैं सिर्फ लिखूंगा टाइम पीरियड, चलिए लिख लेता पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब इसी का यूटिलाइज, इसी एक्सप्रेशन का यूटिलाइज करेंगे, वो तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 2, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके आगे इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, एक फॉर्मूला है दैट इज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा रिलेशन, बराबर है। तो इसका यूटिलाइज करेंगे, v की वैल्यू क्या है, r इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे r इंटू ओमेगा लिख लीजिए, बराबर है, तो ये वैल्यू जैसे कि वैसे आर जी टैन थीटा, इसी का यूटिलाइज करके अपन टाइम पीरियड निकालने वाले हैं। ये आर जब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आर अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा भाई बताओ, ये आर का क्या हो जाएगा, अगर आर शिफ्ट हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, और ये आर जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, बराबर है। और यहाँ पे आर कैंसल, आर कैंसल हो गया, तो क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी टैन थीटा अपॉन आर। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या हम tan थीटा निकाल सकते हैं, क्या tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं ना, क्यों नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, ये रेडियस है, t साइन थीटा मत लेना, आपको लेना है रेडियस, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि ये रेडियस भी है करके, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, बट इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है R अपॉन एडजेसेंट दैट इज H, पुट कर देंगे वहां पे। अब यहाँ पे पुट करेंगे tan की जगह, तो हमको वैल्यू क्या मिलेंगे भी, हमको मिलेंगी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर बाय एच, और ये आर ये एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी
बाय एच, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये ओमेगा का एक फॉर्मूला मिल गया हमको, जी बाय एच, ठीक है। अभी भी हमको टाइम पीरियड मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है, अब मिलेगा। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह ना होने के कारण। चलो देखते हैं क्या मिलेगा। इसके पहले आपने एक एक्सप्रेशन देखा था, ठीक है, जब मैंने आपको टाइम पीरियड पढ़ाया था तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी लिख के दी थी और उसका फॉर्मूला भी लिख के दिया था। तो वी नो दैट, है ना, हम ऐसे ही लिखिए क्योंकि हमको पता है उसका फॉर्मूला। वी नो दैट क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, याद है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये भी ओमेगा की वैल्यू है और ये भी ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों के ऊपर से क्या होगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल लिख ही सकते हैं हम। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एच, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको निकालना है टी, टाइम पीरियड, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिलेगा हमको, टी इज इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच बाय जी। तो 2 पाई को उधर शिफ्ट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एच बाय जी। अभी भी आंसर नहीं आया पूरी तरीके से, टी तो आ गया है लेकिन हाइट कहाँ से मिलेंगी भाई, हमको पूरी तरीके से आंसर नहीं मिला। तो एच की वैल्यू निकाल सकते थे, फिर से उसी ट्रायंगल में जाएंगे, इसी ट्रायंगल में फिर से देखेंगे, ठीक है। तो एच क्या है भाई, एडजेसेंट साइड है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास, इस बार इसको नहीं लेना रेडियस को, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या रहेगा यहाँ पे, h अपॉन l, तो l को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो h की वैल्यू मिल जाएंगे। तो देयरफॉर h इक्वल टू l cos थीटा, यहाँ पे पुट कर देंगे h की जगह। तो क्या मिलेगा, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमको, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। ये क्या हो गया, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे ना, इसको लिख लीजिए। आगे देखते हैं तीसरा वाला कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कि भाई स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन आता है, इस टेंशन के बारे में हमको देखना है। इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो जैसे कि मैंने दिखाया कि टेंशन को टी नॉट से शो किया है और टेंशन को हमको 2 कंपोनेंट में भी रिजोल्व किया था। फिर से वही अपने को देखना है कि कौन से फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एम जी दैट इज द वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और टी नॉट साइन थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। ये क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, इसके फॉर्मूला क्या आएगा, फिर से वही टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये पहला एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो भी है नंबर में भूल गया है तो वो नंबर आप दे दीजिए। और यहाँ पे रहेगा टी नॉट साइन थीटा, ये क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वाला एक्सप्रेशन आप ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे इसमें, किस तरीके से इसका टेंशन फाइंड आउट करेंगे भाई। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। स्क्वेयरिंग भी करेंगे और एडिंग भी करेंगे 1 और 2। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए टी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी होल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर, ठीक है। कर दिया हमने, स्क्वेयरिंग भी कर दिया, एडिंग भी कर दिया। अब आपको क्या नजर आ रहा है भाई यहाँ पे,
देखिए टी नॉट स्क्वायर, ये अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, टी नॉट या फिर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई इसका आंसर, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का आपने देखा होगा तो 11 में, ये एम जी होल स्क्वायर जैसे का वैसे प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर, ये हो गया 1, है ना, आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके जगह आ जाएगा 1, तो देयरफॉर टी नॉट स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, इसके जगह आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा एम जी होल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 दे देते इसको, राइट। अब फोर्थ वाला लेते हैं, सॉरी फोर्थ इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे ना। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, ट्रायंगल का हमने इसके पहले भी हमने एक इक्वेशन निकाला था, और ट्रायंगल के भी बारे में अपने को पता है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और इसके ट्रायंगल का यूटिलाइज करके हमको इक्वेशन तैयार करना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 करता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, देखिए क्या मिलेगा, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा। क्या किया है हमने इसके पहले, ऐसा किया है ना, इसलिए तो अपने को इसके पहले का आंसर मिला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। ठीक है, यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, टैन वाला इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, टैन वाला इक्वेशन, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिला। ये इसके पहले भी मिला था कि नहीं। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। नाउ इसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा और जगह नहीं है, तो आप इसे लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना अब क्या होगा, ये तो एक्सप्रेशन आ गया, इसके बाद भी इस ट्रायंगल के ऊपर से अपने को सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होंगी भाई यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर बताओ क्या होगा। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, होता है ना tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट क्या है भाई, अपोजिट है r और एडजेसेंट क्या है h, तो r बाय h। ये भी tan थीटा की वैल्यू, ये भी tan थीटा की वैल्यू, दोनों tan थीटा की वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल लिख ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू r अपॉन h, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैंने दिस इक्वल टू दिस कर दिया, ये आर जी को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएंगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी को उधर भेज दो, आर स्क्वायर जी बाय एच, ये आ गई वी स्क्वायर की वैल्यू। क्यों ना इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाए, वी स्क्वायर की जगह ये वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए क्या मिलेंगे, यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी होल स्क्वायर प्लस एम, और ये v के जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज द आर स्क्वायर जी अपॉन एच, और ये r पहले से ही था नीचे में। ठीक है, ये r जैसे का वैसे लिख लेता हूँ, ये होल स्क्वायर वाला होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा नहीं मैंने, होल स्क्वायर लिखना था, ये होल स्क्वायर था यहाँ पे, ये ध्यान में रखिए। ठीक है ना, अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या यहाँ से mg होल स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, क्या निकल सकता है ना, ये mg होल स्क्वायर का अगर मैं कॉमन निकल लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे बचेगा एक r बचेगा और अपॉन h, और ये होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे ले लेते इसका स्क्वायर रूट, क्या लेते थे भाई, इसका स्क्वायर रूट ले लेते, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, टी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी एम जी तो स्क्वायर है, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एम जी 1 प्लस
R/h होल स्क्वायर, इस तरीके से ये टेंशन मिलेगा आपने। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमने तीनों चीज देख लिया, लीनियर स्पीड भी देख लिया, टाइम पीरियड भी देख लिया और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी मिल गया। तो ये अगर आपको वैल्यू पता है सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपको टेंशन मिल जाएगा कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो अप्लाई होता है करके घूमते समय। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी क्या, आपने कभी देखा होगा कि जो आकाश झूला होता है, जिसे जायंट व्हील कहते हैं इंग्लिश में, आकाश झूला होता है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। किसी भी व्हील, किसी भी व्हीकल के जो व्हील होते हैं वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर मैं पेंडुलम भी लेता हूँ तो पेंडुलम भी क्या करेगा, भले पूरा नहीं लेकिन हाफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता ही है। तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में अपने को जानना है। अब देखे जाए तो यहाँ पे दो टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम देख सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप होंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, शॉर्टकट में वीसीएम बोलेंगे उसे। ठीक है, तो दो टाइप के कौन से होते हैं। एक ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें ग्रेविटी का रोल बहुत कम होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने में। ठीक है, और एक ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें ग्रेविटी का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के अलग अलग अपने को दो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एग्जांपल देने पड़ेंगे। जैसे कि जायंट व्हील लेता हूँ पहले एग्जांपल के लिए। अगर मैं पहला टाइप देखूं, ठीक है, पहला टाइप में जायंट व्हील, ठीक है, जायंट व्हील। अभी जायंट व्हील में क्या होता है, आप देखोगे जायंट व्हील के अंदर की स्पीड जो होती है, ठीक है, एक मोटर लगी हुई रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये जायंट व्हील होती है। ठीक है, और यहाँ पे कोई मोटर लगी हुई रहती है जो इसको बैलेंस करती है। ठीक है, यहाँ पे कोई मोटर लगी हुई रहती है जो जिसकी वजह से ये घूमता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा ही व्हील घूमती है। ठीक है, अब यहाँ पे उस मोटर की वजह से इसकी जो स्पीड होती है जायंट व्हील की जो स्पीड होती है वो स्पीड कैसी होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। अब आप देखो, आप कभी जायंट व्हील में बैठे होंगे तो मुझे बताइए, नीचे जब आते हैं तो नीचे क्या ऑटोमेटिक आते हैं क्या, कि उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्या? नहीं, वो जितने स्पीड से ऊपर जाता है उतने स्पीड से वो नीचे आता है। मतलब यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी इसको क्या बोलते, कंट्रोल नहीं कर रही। यहाँ पे ग्रेविटी उसको कंट्रोल नहीं कर रही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ठीक है, नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी, नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी, नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पहला, जिसे ग्रेविटी कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट होती है लेकिन उससे ग्रेविटी कंट्रोल नहीं करती, किसी मोटर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। वो ऑटोमेटिक नीचे नहीं आता, वो मोटर के स्पीड के कारण ही नीचे आता है। अब दूसरा हम देखेंगे कि ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें ग्रेविटी उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को क्या बोलते, कंट्रोल करती है। तो ऐसा कौन सा रहेगा भाई? ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, एक पॉइंट मास ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट मास टाइड विथ स्ट्रिंग, विथ स्ट्रिंग। अगर हम किसी पॉइंट मास को स्ट्रिंग के साथ बांध देते हैं, किसी पॉइंट मास को हम स्ट्रिंग के साथ बांध लेते हैं तो उसको और रोटेट करते हैं इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये अगर
स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी एनर्जी हमको अप्लाई करना पड़ेगा इसको ऊपर लेके जाने के लिए। तो ये थोड़ी सी एनर्जी मैंने ऊपर लेके जाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन ये नीचे जब आया तो नीचे आने के लिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, ग्रेविटी ने ही उसको अपने तरफ खींच लिया, यानी ग्रेविटी ही यहाँ पे क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कर रही है। ग्रेविटी ही क्या कर रही है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कर रही है। मतलब यहाँ पे इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ग्रेविटी कंट्रोल करती है। इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ग्रेविटी कंट्रोल करती है, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल बाय VCM, providing kinetic energy, ठीक है। तो आपको ये दो टाइप समझ में आ गए होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसी एग्जांपल को लेके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको इसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर अलग अलग चीजों को जानना है। पहले जानना है कि भाई उसका टेंशन क्या रहेगा अलग अलग पोजीशन पे, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन मतलब क्या, ठीक है। अगर ये घूम रहा है, ठीक है, अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अलग अलग पोजीशन रहेंगे। एक क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन जो स्टार्टिंग में रहेंगी। उसके बाद जब घूमेगा तो ये मिडवे पोजीशन हो गई, ठीक है। और ये हाईएस्ट पोजीशन होगी, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन। तो इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, ये स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन आएगा, और ये घूमते समय इसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी अलग अलग पोजीशन के ऊपर, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन पे टेंशन क्या है, अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, उसके एक्सप्रेशन के बारे में हम एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं एक व्हील निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए एक स्ट्रिंग के द्वारा बनाया गया व्हील है, ठीक है, स्ट्रिंग के द्वारा बनाया गया व्हील। ये इसकी पोजीशन हाईएस्ट, इनिशियल और मिडवे, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं मैं, H हाईएस्ट पोजीशन, L लोएस्ट पोजीशन, ठीक है, और ये मिडवे पोजीशन। ये दोनों क्या हो गया, मिडवे पोजीशन। अब सेंटर भी है, सेंटर को नाम दे देता हूँ O, ये इसका सेंटर है ना। अब हमने वो करना क्या है, ध्यान दो। मान लीजिए पहले स्ट्रिंग यहाँ पे थी, बॉब यहाँ पे था। बाद में कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद ये बॉब यहाँ पे आ गया, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते P, ये P पोजीशन पे आ गया। तो जब ये घूम रहा है और P पोजीशन में ये आ रहा है, घूम तो इस तरीके से रहा है, तो जब P पोजीशन पे आ गया तो कितने इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल पे आया, वो थीटा इतने एंगल पे आया, इनिशियल पोजीशन से थीटा इतने एंगल पे आया। तो ये P वाले एंगल पे टेंशन कितना अप्लाई हो रहा है, जब ये बॉब घूमते घूमते, जो पॉइंट मास है, घूमते घूमते अगर P पोजीशन पे आ जाता है, या फिर इनिशियल से ही इस P पोजीशन पे आ जाता है, तो मुझे बताइए यहाँ पे इस स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन अप्लाई होगा, स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन अप्लाई होगा, ये अपने को टेंशन पता करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा, हाँ चलो, स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एज अ टेंशन, उसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस बॉब का और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज द वेट mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब करना क्या है अपने को इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। किसको रिजॉल्व करेंगे, mg को, ठीक है। बॉब तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर है, ठीक है, और ये जो t है, ये t क्या शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे, टुवर्ड द सेंटर। टेंशन जो अप्लाई हो रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो रहा है। मतलब ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ये क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस mg को हम क्या कर रहे हैं, दो
कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, इसके हिसाब से आप देखो, एक कंपोनेंट रहेगा इस तरीके से और एक कंपोनेंट रहेगा इस तरीके से। दो कंपोनेंट हमने निकाल लिए। अब भाई कॉस किसको देना है और साइन किसको देना है। देखो ये और ये दोनों लाइन कैसे है, पैरेलल है। तो ये क्या हो गया उसका ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा, तो ये क्या होगा mg cos थीटा, और ये क्या रहेगा mg sin थीटा, ठीक है। देखो और यहाँ पे एक चीज और है, क्या है मैं बता देता हूँ। ये mg cos थीटा कैसे है, ये अलोंग द स्ट्रिंग है। mg cos थीटा कैसे है, अलोंग द स्ट्रिंग है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द टेंशन, ठीक है, टेंशन के डायरेक्शन के अपोजिट में है, बराबर है, ये हो गया। और ये mg sin थीटा कैसे है, ये अलोंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ये कैसे है, अलोंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये हो गया आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी, इसके अलोंग में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस P पॉइंट के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर, ये P नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मैं अलग निकाल देता हूँ। ये P पॉइंट के ऊपर जब ये बॉब आएगा, ये पॉइंट मास आएगा, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन अप्लाई होगा और टेंशन की इक्वेशन क्या रहेंगी। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे कि टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ये mg cos थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों मिलके mg cos थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि टेंशन और इक्वल टू या फिर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्या रहेगा mg cos थीटा। नाउ अब यहाँ पे अगर देखते हो, टेंशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, ये वाला रहेगा, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे हम P लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टेंशन ये क्या कर रहा है, टेंशन और mg कॉस्ट है, mg कॉस्ट है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। टेंशन और ये mg कॉस्ट थीटा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, यहाँ पे बनेगी mg कॉस्ट थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्सो, तो mg कॉस्ट थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे P लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो टेंशन के हमको दो अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे, एक मिलेगा T इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, या फिर T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv p स्क्वायर अपॉन r। ये दो प्रकार के इक्वेशन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ये दोनों मिलके टेंशन को बैलेंस कर रहा है, या फिर ये दोनों मिलके mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो इसलिए अपने पास दो दो इक्वेशन आएंगी, ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी इक्वेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अपने को देखना है कि अलग अलग पोजीशन पे टेंशन क्या मिलेगा, अलग अलग पोजीशन पे क्या टेंशन आएगा। तो यहाँ पे एंगल बड़ा मायने रखता है। अगर अलग अलग पोजीशन पे अगर टेंशन तुमको निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वो अलग अलग पोजीशन पे जाता है तो एंगल कितने का बनता है इनिशियल पोजीशन के साथ, तब जाके हम अलग अलग पोजीशन के स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अलग अलग पोजीशन पे क्या टेंशन आता है उसको हम देखते हैं।
तो हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकाला था वो एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन क्या आया था, यहाँ पे आया था टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। चलो इसी का यूटिलाइज करेंगे अपन ना। अब क्या करना है यहाँ पे कि हाईएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन और मिडवे पोजीशन के ऊपर क्या इक्वेशन आती है टेंशन की, तो देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग है ये घूम के ये हाईएस्ट पोजीशन पे आ गई, तो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या रहेगा, तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या रहेगा, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, क्या रहेगा भाई टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, तो देखते हैं इस जगह पे ये आ चुका है, तो टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, ऑब्वियसली टेंशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पे भी जाएगा तब भी टेंशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, यहाँ पे भी जाएगा तो भी टेंशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। ये हाईएस्ट पे इसलिए टी एस लिख लेता हूँ, यहाँ पे मिडवे पे है, और यहाँ पे अगर टेंशन रहता है तो ये टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। जब नीचे में रहता है पॉइंट मास नीचे में रहता है, तो यहाँ पे जो टेंशन होता है वो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा भाई, सबसे पहले देखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो यही है अपने पास हाईएस्ट पोजीशन के लिए, तो टेंशन एट हाईएस्ट तो टी एच ऐसा दे दूंगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर, इस तरीके से दूंगा। अब यहाँ पे एंगल बताओ, एंगल कितना होगा भाई, एंगल कितना होगा, जब यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन से ये घूम के ये हाईएस्ट पोजीशन पे आ गया, लोएस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पे आ गया, तो कितने का एंगल बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो क्या हो गया, टी एच इज इक्वल टू एम जी। हाँ एक बता दो कि कॉस 180 क्या होता है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस एम जी प्लस एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, और फाइनल इक्वेशन क्या आ गई भाई, फाइनल इक्वेशन आ गई हमारी टी एच टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम जी। ठीक है, ये अपनी टेंशन की इक्वेशन आ गई एट हाईएस्ट पोजीशन। अब देखना है टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन, क्या देखना है हमको, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन। ये लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना रहेगा वो अपने को देखना है। तो इक्वेशन क्या है अपने पास, वही वाला फॉर्मूला, लेकिन उसको लोएस्ट पोजीशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये लोएस्ट पोजीशन पे। तो टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन टी एल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहाँ पे एल लगा देता हूँ लोएस्ट पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे एंगल देखो, एंगल कितना है। ठीक है, एंगल कितना बनेगा लोएस्ट पोजीशन पे, अगर ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे ये वो, तो कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो एट थीटा इक्वल टू 0, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1। अब कॉस 0 1 हो गया तो इक्वेशन क्या मिलेंगी, टी एल इज इक्वल टू एम जी, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, एम वी एल स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो ये अपनी फाइनल इक्वेशन हो गई, दैट इज टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन। अब अपने को देखना है टेंशन एट मिडवे पोजीशन क्या होगा। ठीक है, क्या देखना है, टेंशन एट मिडवे पोजीशन, या फिर इंटरमीडिएट पोजीशन भी कहते हैं उसे, मिडवे पोजीशन या फिर इंटरमीडिएट पोजीशन। ठीक है, टेंशन एट मिडवे पोजीशन। तो इक्वेशन क्या रहेंगी इसके लिए, इक्वेशन रहेंगी यहाँ पे टी एम इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी एम स्क्वेयर अपॉन आर। अब बताइए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा,
एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये इस पोजीशन में था तो एंगल 0 था, ये घूम के यहाँ पे चले गया तो कितने का एंगल बनेगा अभी मिडवे पोजीशन पे 90 डिग्री। ठीक है, तो एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है आपको पता है, कॉस 90 होता है 0। ठीक है, अब कॉस 90 0 हो गया तो यहाँ पे टेंशन एट मिडवे पोजीशन, जो टेंशन है स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है ये वाला टेंशन, इसकी इक्वेशन क्या मिलेंगी, इसकी इक्वेशन मिलने वाली है हमको यहाँ पे टी एम इज इक्वल टू 0 प्लस एम वी स्क्वेयर, यहाँ पे एम लगा देता हूँ, आर इक्वल टू एम वी एम स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो ये टेंशन की इक्वेशन रहेंगी फाइनल वाली। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग पोजीशन पे क्या इक्वेशन मिलती है। अब अपने को देखना है यहाँ पे कि भाई वेलोसिटी क्या मिलती है, अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी क्या मिलती है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेलोसिटी एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे क्या रहेंगी वेलोसिटी इस पॉइंट मास की, जब ये रोटेट करेगा तो वेलोसिटी क्या रहेंगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, तो हाईएस्ट पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहले ही हमने देखा था कि यहाँ पे एक पॉइंट मास है, स्ट्रिंग के साथ हमने बांधा है और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो अलग अलग पोजीशन रहेंगी, दो मिडवे पोजीशन रहेंगी तो दोनों का आंसर इक्वल ही रहेगा, और ये लोएस्ट पे अलग रहेगा और हाईएस्ट पे अलग रहेगा। ठीक है, लोएस्ट पे अलग इक्वेशन आएंगी, मिडवे पे अलग आएंगी और हाईएस्ट पोजीशन पे अलग आएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन से इक्वेशन का यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि टेंशन क्या था, लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या था। तो लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या था, टेंशन था हमारे पास लोएस्ट पोजीशन पे टी एच इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम जी, ये था। सॉरी, हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पे, सॉरी हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या था, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन की इक्वेशन ये थी, टी एच इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम जी। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए ना। अब यही तो निकालना है हमको, ये वी एच स्क्वेयर ही तो निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे भाई, एक बात ध्यान रखो, जब भी ये बॉब घूमते घूमते, ये पॉइंट मास अगर घूमते घूमते ऊपर चले जाता है तो क्या यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन कम नहीं हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है तो ग्रेविटी इसे नीचे खींचेंगी। अब नीचे खींचेंगी तो ये नीचे आएगा, अब नीचे आएगा तो यहाँ पे जो है स्लैग पड़ जाएगा, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, स्लैग पड़ जाएगा, ढील आ जाएंगी। यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, इतना मिनिमम कि उसे हम 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेंशन रहेगा, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, ये मिनिमम रहेगा। ठीक है, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे कि टेंशन यहाँ पे क्या है भाई, हाईएस्ट पोजीशन पे 0 है करके मान रहे हैं। और यहाँ पे अगर टेंशन 0 हो जाता है तो इक्वेशन क्या मिलेंगी, 0 इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम जी। ठीक है, अब ये एम जी जो है इसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर, बराबर है, ये एम एम कैंसिल हो जाएगा और आर को शिफ्ट कर दो, देयरफॉर आर जी इज इक्वल टू वी एच स्क्वेयर, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, वी एच स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। तो ये रहेंगी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, ये क्या रहेंगी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। अब हमको देखना है वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन क्या रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन अगर पता करना है तो हाईएस्ट पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या थी और लोएस्ट पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या थी, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमको पता करना पड़ेगा। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसके पहले भी देखा होगा कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू
फाइनल टोटल एनर्जी। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बारे में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। ओके, जो देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है, ठीक है, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, एट लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन। तो ये टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बराबर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मैं के ई से शो कर देता हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एट लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से यू से शो करता हूँ, इसके पहले भी हमने पोटेंशियल एनर्जी को यू से ही शो किया था। इसको भी एट लोएस्ट पोजीशन, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया लोएस्ट पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट, ये हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे पता करना है हमको कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, आपको पता होगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मैं लोएस्ट के लिए निकाल रहा हूँ, उसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये इसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वेयर। और पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट क्या हो जाएगा फिर? पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये इनिशियल पोजीशन पे है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हाइट होती है, हाइट मायने रखती है। तो यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन पे है, हाइट इज 0। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी हाइट बढ़ती जाएंगी, और हाइट बढ़ती जाएंगी, यहाँ पे रहो या यहाँ पे रहो, हाइट बढ़ गई है। अगर हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन पे है। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में रहने के बावजूद यहाँ पे पोटेंशियल हाइट क्या है? 0। तो हाइट 0 है, तो 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पे क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट में क्या हो जाएगा? 0। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अब देखते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन पे क्या रहेंगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये फॉर लोएस्ट हो गया, फॉर लोएस्ट, फॉर हाईएस्ट। हाईएस्ट के लिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वेयर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट क्या हो जाएंगी? अब देखो, यहाँ पे जब ये था, यहाँ से ये पूरा घूम के यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? सेंटर तक की क्या होगी? r। और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई? ये भी होगी r। तो r प्लस r मिला के क्या हो गया? 2r। तो h की जगह क्या लिखूंगा मैं? h की जगह लिखूंगा यहाँ पे 2r। तो क्या हो जाएगा? 2mgr। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2mgr। तो आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने, ठीक है। हाइट की जगह मैंने लिखा 2r, क्योंकि टोटल हाइट कितनी हो गई? 2r। ये यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक r, यहाँ से लेके यहाँ तक r, ये हो गई 2r। तो मैंने h की जगह लिख दिया 2r। तो ये 2 पहले लिख दिया मैंने, r लास्ट में लिखा हुआ है। ये पूरी वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमने निकाली हुई, इस इक्वेशन में पुट करना है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जगह नहीं है तो मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूँ।
तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट करने के बाद। इसकी वैल्यू क्या है काइनेटिक एनर्जी की, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 2 के ऊपर से इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हाफ एम वी एल स्क्वायर, बराबर है। और पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पे क्या है 0, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पे क्या है हाफ एम वी एच स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पे क्या है 2 एम जी आर। ओके, अब देखो ये हाफ एम वी एल स्क्वायर है, ये हाफ एम वी एच स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाफ से एक काम कर देते, हाफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते। तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 4/2 एम जी आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा भाई, आप ध्यान दो, 2m वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन निकलेगा हाफ m, कॉमन निकला, और यहाँ पे क्या बचा वी एच स्क्वायर प्लस जी आर, सॉरी 4 जी आर, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ एम एम कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद हमको क्या वैल्यू मिलती है उसके तरफ ध्यान देना, ठीक है। ये ऊपर से मिटा देता हूँ। ओके, तो क्या वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे थोड़ी जगह यूटिलाइज कर लेते, वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू, वी एच की वैल्यू क्या थी, वी एच स्क्वेयर की वैल्यू, वी एच की वैल्यू तो अंडर रूट ऑफ आर जी थी, आप देख लीजिए वी एच की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी थी, तो वी एच की वी एच स्क्वेयर की क्या हो जाएंगी आर जी प्लस 4 RG, कितना हो गया, स्क्वायर रूट लेने के बाद वी एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG, ये हो जाएंगी वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। ये क्या हो गई वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। अब देखना है वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन, क्या देखना है वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन। तो ये सिमिलर वैसा ही है, यहाँ पे भी वही लेना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे बस चेंजेस करूंगा थोड़े से, लोएस्ट की जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मिडवे, ठीक है। मिडवे पोजीशन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी एट लोएस्ट, और यहाँ पे मिडवे, ठीक है। हाईएस्ट की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे मिडवे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हम दोनों के बीच में देख रहे हैं, लोएस्ट और मिडवे के बीच में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन। तो यहाँ पे लोएस्ट लोएस्ट को बराबर है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको मिडवे करना पड़ेगा, एच की जगह क्या करना पड़ेगा मिडवे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम लिख लेते हैं, ये हो गया मिडवे ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देखेंगे, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट हाफ एम वी एल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट ये भी 0 रहेंगी। अब मिडवे के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा मिडवे, बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिख देंगे मिडवे, बस स्मॉल चेंजेस कर रहा हूँ मिडवे पोजीशन पे। तो मिडवे पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, मिडवे पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, वही रहेंगी हाफ एम वी एम स्क्वायर, और यहाँ पे मिडवे पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी, मिडवे पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, पहले ये यहाँ पे था, ठीक है, अब ये यहाँ पे गया मिडवे पोजीशन पे, तो कितनी हाइट बढ़ी, हाइट कितनी बढ़ी, तो आप इसको इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ से लेके आर है, तो ये भी क्या हो गया यहाँ तक आर हो गया, तो हाइट कितनी रहेंगी यहाँ पे सिर्फ आर, तो एच की जगह क्या लिखा हमने आर। तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है पुट करना है, पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएंगी, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं अभी 3, क्योंकि ये मिडवे के लिए है, तो ये बन जाएगा 3, तो फ्रॉम 3 तो क्या आएंगी इक्वेशन, चलो एक काम कर ले, इसको मिटा देता हूँ,
देखो ये लोएस्ट के लिए हो गया बराबर, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, यही फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट 0 है, काइनेटिक एनर्जी एट मिडवे हाफ एम वी एम स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा एम, हाफ एम वी एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी एट मिडवे एम जी आर। तो आपको क्या करना है, इसमें से वैल्यू पुट करना है, ठीक है, मिडवे की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक काम कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, या फिर एक काम करो वैल्यू पुट कर लेते हैं। लोएस्ट की वैल्यू क्या थी भाई, पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन एम जी आर 5 आर जी, ठीक है, 5 आर जी था। तो देयरफॉर हाफ एम लोएस्ट पे था 5 आर जी, 5 आर जी, और इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वेयर प्लस एम जी आर या फिर एम आर जी। इसको इधर लेके आओ, ठीक है, एम को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, पहले एम को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया तो हाफ, सॉरी एम को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे तो हाफ वी एम स्क्वेयर प्लस जी आर, और यहाँ पे हाफ एम 5/2, यहाँ पे हाफ की जगह लिखो 5/2, 5/2 एम आर जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एम कैंसल, एम एम कैंसल हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते। क्या बचा हुआ है हमारे पास, 5/2 आर जी, ठीक है, और यहाँ पे जो बचा ये जी आर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर जी इज इक्वल टू हाफ वी एम स्क्वेयर, ठीक है। अब इसका सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो कैसा आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इसको चले गया तो 5 आर जी में से 2 आर जी चले गया तो 3 आर जी बचा, तो 3 आर जी बाय 2, ठीक है, और ये 2 जो है ये इधर आ जाएगा इंटू में, ये 2 इधर आ गए इंटू में, तो यहाँ पे क्या बचा वी एम स्क्वायर, ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेंगे तो वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 3 आर जी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन। तो 3 अलग अलग पोजीशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी निकाली है। अब अपने को देखना है कि भाई टेंशन जो है हाईएस्ट पोजीशन पे और जो टेंशन है लोएस्ट पोजीशन पे, इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस क्या आएगा, उसके डिफरेंस को निकाल लेते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे उसको बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में जो टेंशन लग रहा है वो क्या रहेगा, उसका डिफरेंस क्या रहेगा वो अपने को देखना है। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताइए यहाँ पे जब पॉइंट मास जो रहेगा जब नीचे में रहेगा लोएस्ट पोजीशन पे, उस समय टेंशन ज्यादा रहेगा, या फिर जब पॉइंट मास हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा तो उस समय टेंशन ज्यादा रहेगा। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कब ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली जब यहाँ पे रहेगा लोएस्ट पोजीशन पे, तब ग्रेविटी ज्यादा अप्लाई करती है, खींचती है अपने तरफ, तो टेंशन ज्यादा अप्लाई होगा, बराबर है। लोएस्ट पोजीशन पे ग्रेविटी तो नीचे खींच रही, इसलिए टेंशन भी लोएस्ट डायरेक्शन में, देखो तो यहाँ पे टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे टेंशन कम रहता है स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे टेंशन जो होता है स्ट्रिंग के अंदर ज्यादा होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये नीचे ग्रेविटी खींच रही है इसलिए इसके अंदर खिंचाव ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, और यहाँ पे अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे ढील पड़ती है ना, स्लैक हो जाती है, स्लैक पड़ती है यहाँ पे देखोगे तो स्लैक पड़ती है, नीचे में ये ज्यादा टेंशन रहता है, ऊपर में टेंशन कम हो जाता है, स्लैक पड़ती है, ठीक है, डायरेक्शन नीचे होने की वजह से। ये जो पॉइंट मास है उसका डायरेक्शन नीचे होने की वजह से स्ट्रिंग में स्लैक पड़ जाता है। तो अपने को इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना आता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि लोएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या था, हमने इसके पहले इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। तो टेंशन क्या रहेगा लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो क्या टेंशन रहेगा उसका, टी एल इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी, यही था, इसे 1 दे देते, ये टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन हो गया। अब टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पे क्या था, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन ये था टी एच इज इक्वल टू एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम जी, इक्वेशन नंबर 2, बराबर है।
ये लोएस्ट पोजीशन का टेंशन है, ये हाईएस्ट पोजीशन का टेंशन है। इसका डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, जो ज्यादा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे टीएल ज्यादा है, टेंशन जो है लोएस्ट पोजीशन पे ज्यादा रहता है, हाईएस्ट पे कम रहता है, टीएल माइनस टीएच करेंगे तो क्या मिलेगा, टीएल माइनस टीएच, तो इसकी वैल्यू भी माइनस हो जाएंगी, एम वी एल स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एम जी माइनस यहाँ पे एम वी एच स्क्वेयर अपॉन आर, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस अप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलता है, और यहाँ पे क्या ऐड होता है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से m अपॉन आर कॉमन निकलेगा, m बाय आर कॉमन निकला तो क्या बचा, वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एम जी। ठीक है ना, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था उसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। अब इसकी वैल्यू, इसकी हाफ एम वी एल स्क्वेयर, इसकी जीरो हो गई थी, ठीक है, ये जीरो था, लोएस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएंगी हाफ एम वी एच स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट पे 2mgr। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट करने के बाद देखते क्या मिलता है, हाफ एम वी एल स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 2mgr। क्या कॉमन निकलेगा, हाफ एम कॉमन निकलता है, हाफ एम कॉमन निकला, वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 2mgr। यहाँ पे mm कैंसिल हो गया, ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है, मैं ऊपर का पोर्शन मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे क्या था करके, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या था करके, गलती से मिटा दिया मैंने। यहाँ पे था हमारे पास m अपॉन आर वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर प्लस 2mg, ठीक है, ये था। ओके, तो मैं ऊपर में लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या था करके आंसर, आगे क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो सकता है आपको दिखे वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 उधर चले जाएगा, ये बन जाएगा 4gr। क्या बन जाएंगे 4gr, ये जो वैल्यू है 4gr वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर की, ये 4gr है, तो यहाँ पे पुट कर देते, इक्वेशन नंबर इसे दे देते जो भी है 3, ठीक है, तो 3 में पुट कर देते, तो क्या मिलेगा यहाँ पे टी एल माइनस टी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाय r, और यहाँ पे आ जाएगा 4gr प्लस 2mg, क्या आ जाएगा 2mg। तो यहाँ पे आर कैंसल, क्या हो गया 4mg प्लस 2mg दैट इज टोटल 6mg, TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg। इतना इसका डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट कि दिस सर्कल में किस तरीके से जो व्हीकल है वो किस तरीके से मोशन करता है, इसी के ऊपर वो बेस है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु गोला इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही हो रहा है, जैसे
एक पेंडुलम या फिर एक बॉब जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है? टेंशन, बराबर है। ये धागे के ऊपर जो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन अप्लाई होता है उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है। अब उसके जगह हम देखेंगे सर्कल ऑफ डेथ। यहाँ पे देखो एक व्हीकल, एक बंदा है जो व्हीकल के ऊपर क्या हो रहा है, एक सर्कल के अंदर स्टंट कर रहा है, ठीक है, वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स रहेगा जिसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर रहेगा? बराबर, यहाँ पे टेंशन की जगह आएगा नॉर्मल। यहाँ पे क्या आएगा? टेंशन की जगह नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल जो रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन, इसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे रहेगा? टुवर्ड द सेंटर, जब ये घूमेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएंगी भाई, ठीक है। और एक फोर्स अप्लाई होता है, इसका फोर्स कौन सा रहेगा? दैट इज द mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब ये दोनों मिलके क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ये n जो है सेंट्रीपिटल, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, बराबर है। ये नेसेसरी क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल मिलके किसको बैलेंस करने वाले हैं? mg को। ये दोनों मिलके इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेंगी? n प्लस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, इक्वल टू mg, बराबर है। अब उसको उधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे n मिलेगा, दैट इज mg माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये हमको इसका फॉर्मूला मिलेगा। और एक चीज है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखो ये जब है, अगर इसकी लेंथ बड़ी है, ठीक है, तो ये बड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, बड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पे इसकी लीनियर स्पीड तो ज्यादा रहेंगी, ये पॉइंट मास जो है, इस पॉइंट मास की लीनियर स्पीड ज्यादा रहेंगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, है ना। फ्रीक्वेंसी कम हो रहेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन कम रहेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन कम रहेंगे। लेकिन अगर मैं छोटा सर्कल बना देता हूँ, छोटा सर्कुलर मोशन बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर स्पीड तो ज्यादा रहेंगी, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जितना कम लेंथ लोगे, लेंथ में जितना कम रेडियस रहेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी हमको ज्यादा मिलती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा घूमते हैं। इस तरीके से ये होता है डेथ ऑफ सर्कल। और यहाँ पे जो नॉर्मल होता है, उस नॉर्मल का टेंशन की जगह क्या आ गया? यहाँ पे नॉर्मल आ गया, बराबर है। फॉर्मूला वही है, आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल आ गया। तो इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो देखते हैं हम कि किसी कर्व ब्रिज के ऊपर, किसी कर्व ब्रिज बोल रहा हूँ मैं इस बार, ठीक है, किसी कर्व ब्रिज के ऊपर अगर कोई व्हीकल अगर चलती है तो वहां पे कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं, क्या इक्वेशन मिलती है, वहां पे किस तरीके से फोर्स अप्लाई होगा, उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हीकल ऑन कर्व ब्रिज, कर्व ब्रिज, ओके, व्हीकल ऑन कर्व ब्रिज। तो क्या होगा? मान लीजिए कि ये कर्व ब्रिज है, ठीक है, कॉन्वेक्स ब्रिज, और इसके ऊपर कोई व्हीकल चल रही है भाई, ठीक है, इसके ऊपर कोई व्हीकल चल रही है। तो क्या होगा? क्या होगा? कौन से फोर्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते पोजीशन ए, ये कौन सी पोजीशन पे? ए पोजीशन पे है। तो यहाँ पे कौन से फोर्स अप्लाई होंगे? यहाँ पे अलग अलग फोर्स अप्लाई होंगे। एक होगा नॉर्मल जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और एक रहेगा mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉर्मल जो अपवर्ड डायरेक्शन में है और mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसके अलावा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो कौन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है? दैट इज द नॉर्मल। नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेशन क्या मिलेंगी यहाँ पे? नॉर्मल और सेंट्रीपिटल फोर्स मिला के क्या करेगा? mg को बैलेंस करेगा, ठीक है, mg को बैलेंस करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, बराबर है। सेम इक्वेशन मिली, आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, दोनों तरफ सेम इक्वेशन है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, जब भी व्हीकल की स्पीड यहाँ से कर्व रोड से ज्यादा रहेंगी,
इंक्रीज होंगी, यहाँ पे स्पीड अगर इंक्रीज होगी, ये नॉर्मल जो रहेगा, नॉर्मल फोर्स उतना ही डिक्रीज होगा। नॉर्मल रिएक्शन ये बैलेंस करता है नेट फोर्स को, ठीक है, जो व्हील्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है नेट फोर्स, उसको ये क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बोलूंगा मैं, स्पीड बढ़ जाती है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन उतना ही डिक्रीज भी होता है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया है वर्टिकल सर्कुलर मोशन और ये कर्व ब्रिज वाला पोर्शन। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।